तो ये जून 2023 में रिलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया है सीएम के अंदर। सवाल पढ़ा देते हैं। लिखा है सोनटेक लिमिटेड एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक काम लगभग लगभग कंप्लीट करने वाली थी किसी और कस्टमर के लिए। ठीक है, किसी और कंपनी के लिए। और वो कस्टमर की कंपनी क्या हो गई, लिक्विडेशन में जा रही। तो उसने मना कर दिया कि भैया आप नहीं ले पाएंगे ना। तो यानी कुल मिला के एक मशीन बनाने के लिए हमें किसी ने बोला था, हम मशीन बना ही रहे थे, तब तक वो अपना निपट गए, इंसॉल्वेंट हो गए, लिक्विडेट हो गए। तो अब वो कह रहे हैं कि हम मशीन आपकी नहीं ले पाएंगे। उस मशीन की जो ओरिजिनल एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो 1,75,000 थी। मतलब हमने सोचा था बनाएंगे पूरी तो 1,75,000 खर्चा हो जाएगा, जिसमें से 1,48,500 तो अब तक खर्चा हो चुका है। तो जो खर्चा हो चुका होता है उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं संक कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्टिंग में। तो ये तो ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, तो ये क्या हो गया हमारा, संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट को रिलेवेंट कॉस्ट नहीं मानते हैं, तो ये तो हो गई बेकार, इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। हाँ, ये पैसा अभी खर्चा होना बाकी था, क्योंकि अब होगा क्या प्रॉब्लम, आगे सवाल जब पढ़ेंगे तो दूसरा कस्टमर आएगा, वो कहेगा जो ये प्रोडक्ट है इसको हमको दे दो, लेकिन वो कहेगा हमारे हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करना है। तो जो खर्चा हो चुका था अब तक उसको तो भूल जाएं, लेकिन मॉडिफिकेशन अभी भी जो खर्चा होना बाकी है वो तो लगेगा ही लगेगा। हर एडिशनल कॉस्ट क्या होती है, रिलेवेंट कॉस्ट होती है। जो एक्स्ट्रा खर्चा इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है और रिलेवेंट कॉस्ट होगी। तो 29,700 तो आगे खर्चा होगा, तो ये रिलेवेंट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। तो एक कॉस्ट आ जाएगी हमारी 29,700 रुपए, ये वाली। ठीक है। फिर कह रहा है 1,00,000 रुपए मिल चुके थे, तो जो खर्चा हो चुका था वो डूब गया, तो जो मिल गया था वो भी बेकार है, वो अपना रेवेन्यू हो गया जो हम खा के हजम कर चुके हैं। अब रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि एक नया कस्टमर है जो कह रहा है कि भैया इस इक्विपमेंट को हम ले लेंगे। कह रहा है लेकिन जब इस इक्विपमेंट को लेंगे तो सर्टेन क्या करने पड़ेंगे आपको, मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। उस मॉडिफिकेशन करने में ये हमारे खर्चा होंगे। ठीक है। 1,050 रुपए की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगी, और 3500 रुपए का क्या लगेगा आपका, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट लगेगी। ठीक है। 1,050 रुपए की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और 3500 रुपए की वेजेस कॉस्ट, और वेरिएबल ओवरहेड भी लगेंगे वेजेस के 25% के बराबर। जो भी डायरेक्ट वेजेस लगेंगे उसका 25% और लगेगा वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है। लेकिन ये तो हमारी कॉस्ट है जो हमने एस्टिमेट करी है, लेकिन हमें सवाल जो लगाना है वो किसके एंगल से लगाना है, रिलेवेंट कॉस्टिंग के टेक्निक से लगाना है। तो जो मटेरियल की कॉस्ट है वो देखें कि मटेरियल पहले से पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है इसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, पढ़ो। लिखा है डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन इन स्टॉक, अपने पास क्या है, स्टॉक में है। और अगर हम मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं तो इसको हम किसी और काम में यूज कर सकते हैं। तो उसमें कितने रुपए की कॉस्ट आएगी, 2,250 रुपए की। तो इसकी रिलेवेंट कॉस्ट कितनी हो गई, 2,250 रुपए। तो 2,250 रुपए ये आ जाएंगे आपकी रिलेवेंट कॉस्ट के अंदर। तो जो खर्चे निकलते जा रहे हैं वो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। ठीक है। तो जो इसकी रिलेवेंट कॉस्ट निकल रही है, रिलेवेंट कॉस्ट, एक तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड, जो खर्चा होने चाहिए थे आगे, कितने, 29,700 रुपए। और एक आ गई रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जो कि कितनी की है, 2,250 रुपए की। तो ये 1,050 नहीं लिए जाएंगे, कितने लिए जाएंगे, 2,250। अब वेजेस के बारे में यहां बताया गया है। ठीक है। कह रहा है जो डिपार्टमेंट है वो एक्सट्रीमली क्या है अपनी, बिजी है। ठीक है, एक्सट्रीमली डिपार्टमेंट क्या है अपना, बिजी है। और डायरेक्ट वेजेस जो है 2,500 रुपए की लगती हैं। ठीक है, मतलब किसी और काम में बिजी है, डायरेक्ट वेजेस उसमें 2,500 रुपए देनी पड़ती हैं। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है, 3 रुपए 20 पैसे पर रुपी ऑफ वेजेस। ठीक है। तो 2,500 रुपए का तो डायरेक्ट वेजेस खर्चा होंगी हमारी, जो रिलेवेंट कॉस्ट आ रही, कोई डिपार्टमेंट बिजी है उसको 2,500 पे करते हैं। और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन भी होगा क्योंकि उस काम से छुड़वाएंगे, तो 3 रुपए 20 पैसे का घाटा होगा पर 1 रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस की जो रिलेवेंट कॉस्ट निकलेगी, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो एक तो 2,500 रुपए की डायरेक्ट कॉस्ट है ही है, डायरेक्ट वेजेस की जो कॉस्ट है। और एक आ जाएगा इसमें जो इसका कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन होगा, वो भी रिलेवेंट कॉस्ट का हिस्सा ही बनता है।
तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन जो हो रहा है वेजेस में, कितने रुपए का हो रहा है? पर 1 रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस 3 रुपए 20 पैसे का हो रहा है। तो 2500 इंटू 3.20 कर देंगे, तो जो दूसरे काम से 8,000 का घाटा होगा वो भी यहीं से पूरा करेंगे। यही रिलेवेंट कॉस्टिंग है। ये तो कहती 3500 नहीं ले सकते ना, ये तो इन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखी है। हम लोग रिलेवेंट कॉस्ट में एस्टिमेटेड कॉस्ट कहाँ लेते हैं? रिलेवेंट कॉस्ट में तो रिलेवेंट कॉस्ट की जो टेक्निक होती है उसके हिसाब से लेते हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो सब कवर करते हैं। तो भैया दूसरे काम में काम कराएं तो 25 रुपए का तो उस पर वेजेस देते, और वो हमको 8,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन भी कमा के देता। तो 2500 तो वैसे ही खर्चा है जो उनको वेजेस पे करेंगे, उस काम में करें चाहे इस काम में कराएं, और 8,000 कॉन्ट्रीब्यूशन वहां खो रहा है तो वो भी इनसे वसूलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन। अब आगे चलते हैं। फिर आगे बोला है कि सुपरवाइजर जो है वो इस पे ओवर टाइम करेगा, उस पे हम कितने रुपए खर्चा करेंगे? 1,050 रुपए। तो सुपरवाइजर कॉस्ट आ जाएगी कितने की हमारी? 1,050 रुपए की हो गई हमारी सुपरविजन कॉस्ट। यहां बोला था कि वेरिएबल ओवरहेड भी लगेंगे डायरेक्ट वेजेस के कितने परसेंट? 25%। तो एक यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड आ गए, जो आपकी डायरेक्ट वेजेस 2500 का खर्चा हो रही थी, इसका 25% कर लो, तो 625 रुपए अपन का ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 देखो, ऊपर की सारी बातें खत्म हो गई हैं, अब यहाँ की सारी बातें हैं, यही मेन पॉइंट है। 4 वाला पॉइंट पढ़ो, देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि देखो बेटा क्या है कि इस इक्विपमेंट में एक हम कंट्रोल डिवाइस लेते थे, और उसने कहा है कि हम कंट्रोल डिवाइस नहीं लेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन कराएंगे। मतलब पुराने वाले कस्टमर के लिए जो बना रहे थे हम मशीनरी, उसमें कंट्रोल डिवाइस भी लग रही थी मशीनरी में। नया वाला कस्टमर कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, कंट्रोल डिवाइस तो नहीं लेंगे उसके साथ हम, और हम अपने हिसाब से और दूसरे मॉडिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो पुराना सिस्टम बनाते, कंप्यूटर बना रहे हैं तुम किसी और के लिए, तो उसने कहा नहीं नहीं हम माउस नहीं लेंगे, हम दूसरी चीज लेंगे। तो आपको माउस नहीं देना है, उसका नाम यहाँ पे क्या है, कंट्रोल डिवाइस है। तो कंट्रोल डिवाइस नया वाला कस्टमर नहीं देगा, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिवाइस है उसकी कॉस्ट है 13,500 रुपए। मतलब कंट्रोल डिवाइस हम खरीद के लाए थे, 13,500 की पड़ी थी, लेकिन उससे क्या मतलब? कह रहा है कि अगर नए कस्टमर को नहीं उसको लेना है तो हम इसको किसी और जॉब में इसको यूज कर सकते हैं, और उस जॉब पे यूज करेंगे तो उसमें कितने की कॉस्ट आती है? 10,500 की। मतलब किसी और काम में किसी और जगह हम इस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे, और वहां 10,500 की बचत हो जाएगी। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकली? 10,500। लेकिन इसकी डिसमेंटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी कितनी? 120 रुपए। तो मतलब 10,500 बचेंगे दूसरी जगह इसको यूज करने से, लेकिन 120 के खर्चा हो जाएगा। तो नेट कर लो, 10,500 माइनस 120, तो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिवाइस की रिलेवेंट कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिवाइस। दोनों को माइनस करके लिख लोगे, कितना आ जाएगा? 10,380। ये समझ में आया? ना ना, बात समझे। हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट में मान लो ये एक डिवाइस लगता है, इस डिवाइस को मुझे नहीं लगा के देना है कस्टमर को, लेकिन ये हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम कहीं और यूज कर सकते हैं। तो यूज कर सकते हैं तो वहां से क्या होगा? पैसा आ जाएगा। तो ये रिलेवेंट कॉस्ट नहीं, एक तरीके से समझो तो सेविंग हो रही। तुम्हारा कहने का मतलब ये है ना, माइनस में आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम, ये बचत हो रही है कि कहीं और यूज कर लेंगे, तो 10,380 की सेविंग हो जा रही है। तो ये कंट्रोल डिवाइस से क्या हो जा रही है आपकी? सेविंग हो जा रही है कि कस्टमर कह रहा है ये नहीं लेंगे तो हम कहीं और बेचेंगे, कहीं और बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा। तो बचत है, तो इसको क्या कर लेंगे टेक्निकल भाषा में? माइनस कर लेंगे। इसके बाद देखो बेटा पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 5 और कर लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी इस सवाल की। इफ द कन्वर्जन इज नॉट कैरिड आउट, कन्वर्जन नहीं करते हैं, सम ऑफ द मटेरियल इन ओरिजिनल इक्विपमेंट कैन बी यूज इन अनदर कॉन्ट्रैक्ट। कि थोड़ा माल क्या है कि हम किसी और कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ अनदर मटेरियल। ठीक है, जो हम कितने का लेके आ रहे थे? 12,000 का, और 240 रुपए लेकिन खर्चा होगा इसको सुटेबल बनाने के लिए।
तो इस मटेरियल को हम कहीं और यूज कर सकते हैं, तो 12,000 रुपए की उसकी वैल्यू है, लेकिन इसको उस लायक बनाने में 240 क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो मतलब 12,000 रुपए रिकवर नहीं हो पाएंगे, 240 तो खर्चा हो जाएंगे। तो जो मटेरियल नहीं यूज होगा, अदर मटेरियल, उसकी रिलेवेंट कॉस्ट क्या आ रही, 12,000 रुपए। लेकिन इसमें से क्या करोगे, 240 रुपए माइनस कर दोगे वेजेस के, क्योंकि उसको अब सुटेबल पर्पस में अब जब भी वेजेस लगेगी तो उसका 25% क्या लगेगा, ओवरहेड भी लगेगा। तो 240 का ही 25% निकाल लो, वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा 60 रुपए का। तो ये डायरेक्ट वेजेस हो गया, ये हो गया आपका क्या, वेरिएबल ओवरहेड। माइनस कर दो, कितना निकल के आया, तो ये 11,700 रुपए आ गया। ठीक है, फिर बोला है रिमेनिंग जो मटेरियल रहेगा उसको हम रियलाइज कर देंगे, बेच देंगे 11,400 में। ठीक है, तो 11,400 में बिक जाएगा, तो 11,400 रुपए वो भी इसकी रिलेवेंट कॉस्ट हो गई। कि अगर इसको ना यूज करते, मतलब ना कन्वर्ट करते, तो 11,400 बेच पाते। सेविंग नहीं हो रही है, ये कह रहा है कि अगर कन्वर्जन ना करे तो इतने में बिकेगा, तो कन्वर्जन तो कर ही रहे हैं, तो नहीं बेच पा रहे हैं, तो यहाँ की रिलेवेंट कॉस्ट बन रही है। ठीक है, तो जो स्क्रैप की रिलेवेंट कॉस्ट बनी वो कितनी बनी, 11,400। यानी हम स्क्रैप नहीं बेच पा रहे कन्वर्जन करने की वजह से। ठीक है, एक और भी हम प्रॉब्लम है इसमें आगे, कह रहा है कुछ ड्राइंग हमने बनाई है जिसमें इंक्लूड है पार्ट ऑफ द जॉब, इसको हम 1,500 की बेच सकते हैं अगर कन्वर्जन ना करें तो कन्वर्जन तो हम कर ही रहे हैं मशीन का, तो इसका मतलब 1,500 की नहीं बेच पा रहे हैं ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई कितनी, 1,500 रुपए। चलो इनका सम करके बताओ जरा कितना आया है। इनका सम कर लो, बताओ कितना निकल के आया अमाउंट हमारा, 58,345। अब प्रॉब्लम समझना, सही आंसर तो यही होना चाहिए, करेक्ट आंसर, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दे रखा है उसमें आंसर जानते हो कितना आया है, 60,945 रुपए। तो इंस्टीट्यूट ने क्या गड़बड़ कर रखा है, लेकिन हमें उसी गड़बड़ी के साथ ही चलना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता है कि रिलेवेंट कॉस्ट में हम लोग फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, फिक्स कौन से लेते हैं, जो एडिशनल होती है या अवॉइडेबल होती। सवाल में बोला है कि जो फिक्स ओवरहेड लिए जाते हैं, ठीक है, वो कितने लिए जाते हैं, यहां पे देखो फिक्स ओवरहेड के बारे में देखो कुछ बताया गया है यहाँ पे, एक कहीं लाइन लिखी होगी कि फिक्स ओवरहेड हम कितने लेते हैं यहाँ। एक लाइन मिस हो गई है क्या यहाँ से, एक मिनट। एक लाइन छूट गई थी आगे क्वेश्चन में आने में यहाँ पे, इसके बाद भी दो लाइनें और हैं जो यहाँ नहीं दिख रही लेकिन मेन क्वेश्चन में दिख रही, तो यहाँ से देख लो आप मेन क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ बोला था डिलीवरी कॉस्ट के बाद एक और है कि फिक्स ओवरहेड जो एब्जॉर्ब किए जाएंगे वो कितने किए जाएंगे, 50% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड भी इन्होंने ले लिए हैं, इसको ये माना है कि ये अवॉइडेबल वाले। डिलीवरी कॉस्ट तो पहले वाले में लगती, ठीक है, डिलीवरी कॉस्ट तो पहले वाले में लगती, वो यहाँ तो नहीं लगती, फिर पहले का दे रखा है एस्टिमेशन वाले में, कि जो पहला वाला कस्टमर था उसमें के भाई सब दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिक्स ओवरहेड भी आ गए कितने के, जो कि डायरेक्ट वेजेस लग रही थी कितनी, 2,500 रुपए, इसका 50% कर लो। ठीक है, 2,500 का कितने परसेंट, 50%, तो यह आ जाएगा आपका कितना, 1,250 रुपए। हाँ बेटा, हाँ,
ये एक चीज और यहाँ पे है, ये जो है वो मॉडिफिकेशन करने के बाद नए कस्टमर को देने में डिलीवरी कॉस्ट 1350 की लग रही है। हमें लगा कि यहाँ कहीं लिखा हुआ है, तो 1350 डिलीवरी कॉस्ट लग रही है, तो डिलीवरी कॉस्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। एक और कॉस्ट खर्चा होगी आपकी, क्या, डिलीवरी कॉस्ट, जो कि कितने की है, 1350 रुपए की है। और इन सब का टोटल करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 60,945। सवाल में बोला है कि जो वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं वो वेजेस के 25% लगते हैं, तो जहां जहां वेजेस आया उसका 25% वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ वेजेस आया तो इसका 25% ये वेरिएबल ओवरहेड हो गया। यहाँ 240 की वेजेस लग रही थी, ये 240 रुपए जो कन्वर्जन कॉस्ट खर्चा हो रही है, उसको सूटेबल बनाने में 240 जो खर्चा हो रहे हैं वो क्या है, एक लेबर कॉस्ट ही है। तो जब भी लेबर लगेगा 25% वेरिएबल ओवरहेड अपने आप लगेगा। जहां जहां भी वेजेस आएगा उसमें वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाएगा अपने आप, कितना, 25%। तो 240 ये लगेगा तो 25% वेरिएबल वाले ओवरहेड भी लगेंगे 60 रुपए के। तो कन्वर्ट करने में इसके 300 रुपए खर्चा हो जाएंगे। ये तो खर्चा हो जाएंगे ना मेरे, टेक्निकली ये तो सेविंग हो रही है। ठीक है, यही तो इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम है कि जो मेन कॉस्ट थी रिलेवेंट कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस की, उसी का 50% लिया है, बाकी इन सबका नहीं लिया है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन देखो तो वैसे बड़ा क्वेश्चन है, और नया क्वेश्चन आया था, तो इसकी वैल्यू 7 नंबर ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अब दिया है इंस्टीट्यूट ने तो क्या कर सकते हो। वैसे सवाल देखने में तो इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि 14 नंबर का होना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, 14 नंबर का उसमें क्या कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा।